गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्विक प्रिपरेशन कर रहे थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अभी आने वाला है बोर्ड का एग्ज़ाम, सुना है न्यूज़ में कि जून में एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो बोर्ड ने फैसला लिया था कि एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, उसको फिर से मॉडिफाई किया गया और उसमें कहा कि जून में एग्ज़ाम होगा। तो बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए हम एक क्विक प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर हुआ भी है और कहा कि हम कैसे कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट एक्वायर कर सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ताकि हम उसमें एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले सारे के सारे सवाल का जवाब हम लिख सकेंगे। तो ये है आसान काम। मैंने शुरू में भी बताया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ बातें होती हैं जो कॉमन होती है और उन सारी बातों को केवल एक बार समझ लेने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी बातों का जवाब लिखने में केवल उन्हीं का रिपीटेशन होता है, बार बार उन्हीं कंसेप्ट्स को हम रिपीट करते रहते हैं और केवल लेकिन अलग अलग तरीके से। हर एक रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन जो है वो यूनिक होता है, अलग होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कहा जाता है कि यहाँ बहुत सारे एक्सेप्शंस, जो भी कंसेप्ट्स हैं, जो भी रीजनिंग्स हैं, वो सारे के सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो एक्सेप्शंस तो नहीं है तो बात सब कुछ जनरल ही, लेकिन उसको प्रेजेंट करने का तरीका सबके लिए अलग अलग होता है। तो इसमें एक बात जो जनरल केमिस्ट्री किसी भी चीज़ की पढ़ते हैं उसमें हम आपको समझाना चाह रहे थे, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज हम इस पर चर्चा कर रहे थे और उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट होती है, जिसको पीरियोडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब भी यही होता है। एटॉमिक साइज की बात करें, चाहे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इन सबों पर बेहद चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स मेरा लगे हुए हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। उस सबके थंबनेल्स पे वो लेक्चर नंबर भी लिखा हुआ है। तो पीरियोडिसिटी में मैंने ये कहा था कि जो जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं आइटम्स के, एलिमेंट्स के, उन प्रॉपर्टीज में एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है, मतलब उसी को बार बार दोहराया जाता है और हम इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज के पीरियोडिसिटी को हम लोग समझना चाहते हैं, जिसमें से एटॉमिक साइज की बात हम लोग कर चुके हैं। एटॉमिक साइज की बात कर चुके हैं, बड़ा ही इस पर बृहद चर्चा हुई है। दूसरा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल या इसी का दूसरा नाम था आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या है? आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी, सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, और उनमें कैसे वेरिएशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमने कहा था आपको कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा सा फर्क है, केवल साइन में फ़र्क होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं और इस पर चर्चा भी हो चुकी है। और चौथी प्रॉपर्टीज भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो है उनमें कैसे वेरिएशन होता है, ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, इस पर हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं और वो 2 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हुए हैं। आज एक बड़ा ही अहम टॉपिक हम आपको समझाना चाहते हैं और इसलिए समझाना चाहते हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है।
जहाँ भी जाइए आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी डिसाइड करनी हो, रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करनी हो, तो वहाँ ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। या इवन की कलर की बात हो, उसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात हो, तो ये सारी की सारी बातें जो है बहुत ही अहमियत रखती है। उन सारे के टॉपिक्स में ये जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो बड़ा ही अहमियत रखता है, और वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। पांचवा प्रॉपर्टीज है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हम इस पर पहले बात कर ले, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे वेरी करता है पीरियड में, ग्रुप में, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है। ये इस ब्लॉक में काम करेगा, पी ब्लॉक में काम करेगा, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबों में काम करेगा। सपोज कीजिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो ठीक, और जानते हैं तो एक बार रिवीजन हो जाएगा और एक नया अंदाज मिलेगा पढ़ने का। सपोज कीजिए कि हम कार्बन की बात करते हैं। कार्बन जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेफाइट होता है, आप सभी जानते हैं। तो और वो एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन गैस है। तो इनके पास अपना इलेक्ट्रॉन था, इनके पास भी अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था। तो इसलिए ये न्यूट्रल थे, ये एकदम से न्यूट्रल थे। मतलब ये हुआ कि इन पर चार्ज जो है वो जीरो था, चार्ज जीरो था। ये भी एकदम न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी एकदम न्यूट्रल है, क्योंकि इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। तो इस पर भी जो चार्ज है वो जीरो है, ठीक बात है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हुए, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए, तो ये कंपाउंड बनाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब इनका केमिकल कम्बिनेशन हुआ तो इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हुआ वह एक मॉलिक्यूल है, और उसमें दो डिफरेंट टाइप के एटम्स है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो जब ये केमिकल बॉन्ड बनाए, तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग ही होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का केमिकल बॉन्ड बना है, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, रीअरेंजमेंट के कारण, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू rearrangement of electrons between the atoms। जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है उनके बीच में जो बॉन्ड बना, और तो बॉन्ड बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के रीअरेंजमेंट के कारण हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाए ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि इलेक्ट्रॉन्स shifts more towards oxygen due to its इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर कर जाए, ऑक्सीजन की तरफ। तो अगर यह ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेगा तो निश्चित रूप से ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज अपीयर होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। तो हम ये कहेंगे कि ड्यू टू शिफ्ट ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन्स towards oxygen, partial negative
charge appears at the oxygen, निश्चित रूप से ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज अपीयर होगा और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन एटम। तो यहाँ पर जो चार्ज अपीयर होता है वही चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है हुआ CO2, इस पर -2 चार्ज अपीयर होगा, इसके रूल्स हैं, और इस पर +4 चार्ज होगा, और यही जो चार्ज हुआ है ये कहलाया ऑक्सीडेशन नंबर। ये कहलाया ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी कहना चाहते हैं आप, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मीनिंग समझ में आया आपको कि कोई जो एटम इंडिपेंडेंट था, बिना बॉन्ड बनाए हुआ था, ये ग्रेफाइट, ये ऑक्सीजन से कंबाइंड किया और तब इसने बना दिया CO2 गैस। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसके पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप थे प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर। यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है ऑक्सीजन का, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ये +4 है और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये -2 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आ गया। इसका मतलब हुआ, हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट जो है वो केवल बॉन्डेड एटम्स के लिए है, किसी इंडिपेंडेंट एटम्स के लिए नहीं है। जब कभी कोई बॉन्ड बनता है तभी ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आएगा, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मीनिंगलेस बात हो गई। बॉन्ड नहीं बनाया तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है उसकी। तो ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स पे हम नहीं जाना चाहेंगे। हम केवल ये आपको बता दें कि ऑक्सीडेशन नंबर का रिलेशन इलेक्ट्रॉन से कैसे है। रूल्स में 1-2 बात हम कर सकते हैं कि जैसे कोई ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, एक बात मैं स्टार देकर लिख देना चाहता हूं कि ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही पार्टिसिपेशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। तो जैसे सपोज कीजिए कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन है? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रांसियम है। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखेंगे तो हीलियम और 2s1, ठीक है। इसका अगर लिखते हैं तो नियन 3s1, इसका अगर लिखते हैं तो आर्गन 4s1, इसका अगर लिखते हैं क्रिप्टन 5s1, इसका लिखते हैं जेनॉन 6s1, इसका लिखते हैं रेडॉन 7s1। इन सबों में देख लीजिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है, 1 सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 है। मतलब बॉन्डिंग में मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन भाग ले सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखेगा। इसीलिए इन सबों का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये +1 होगा। ठीक वैसे ही हम ये कह सकते हैं
कि जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उससे कम होगी लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो एक बात हम यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर of an atom cannot exceed the valence electrons। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक्सीड नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम क्लोरीन की बात कर सकते हैं तो क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा नियन 3s2 और 3p5, यही तो लिखिएगा। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 7। तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर, इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। +7 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। +8 की बात कीजिएगा तो क्लोरीन के लिए +8 कभी हो ही नहीं सकता है, +7 होगा। तो ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हुई। इसी को हम जोड़ के देखते हैं ग्रुप नंबर से। सिंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन determines the ग्रुप नंबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ग्रुप नंबर डिसाइड करता है। इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को ग्रुप नंबर से जोड़ के देखते हैं, ग्रुप नंबर से कोरिलेट करके ही समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ये बराबर हो सकता है ग्रुप नंबर और बड़ा नहीं हो सकता है ग्रुप नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जाता हो, मतलब वो p ब्लॉक का एलिमेंट हो, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स सभी लोग जानते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स को कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक ये p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें, फॉर p ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो होगा ग्रुप नंबर -10। ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर -10 होगा। हम ये भी कह सकते हैं इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन ग्रुप नंबर -10, क्योंकि जब कभी हम ग्रुप नंबर निकालते हैं p ब्लॉक एलिमेंट्स का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 10 जोड़ना होता है। इसलिए हम यहाँ 10 घटा रहे हैं। वो डी का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है आप जानते हैं कि पहले s ब्लॉक है, फिर p ब्लॉक है, फिर s ब्लॉक है, उसके बाद d ब्लॉक है, उसके बाद p ब्लॉक है, तब नीचे f ब्लॉक है। तो जो p ब्लॉक है वो 10 ग्रुप के बाद आते हैं, मतलब d के जो 10 ग्रुप हैं उसके बाद आते हैं। इसलिए हम वहाँ 10 जोड़ते हैं या फिर यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के केस में 10 घटा रहे हैं। तो ये कहना है। जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होगा उसके लिए एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए 13 - 10 का मतलब +3। तो जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबों का एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3। उसके अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, लेकिन +3 जो होगा वो सबके लिए होगा। जैसे अगर ग्रुप 13 की बात करते हैं तो उसके मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये ग्रुप 13 के मेंबर्स हैं।
तो इनके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो +3 सबके लिए होगा, क्योंकि यह ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबके लिए +3 होगा, +3 एंड +3। हो सकता है इसके अलावे और भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जो कि होते भी हैं। गैलियम का +1 भी होता है, इंडियम का +1 भी होता है, थैलियम का +1 भी होता है। ये अलग बात है, ये हो, लेकिन +3 सबका होगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक वैसे ही अगर हम ग्रुप 17 की बात करते हैं, ग्रुप 17 एलिमेंट्स की बात अगर करें आप, तो उसके लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर वो होगा 17 - 10 + 7। तो उसके मेंबर्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर +7, हालांकि ये नहीं होता है। क्लोरीन का +7, ब्रोमीन का +7, आयोडीन का +7, एस्टेटाइन का +7। हालांकि इसके अलावा इसका +5 भी होता है, +3 भी होता है, +1 भी होता है। बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन उन सबों में ये +7 कॉमन होगा, सबों में ये +7 कॉमन होगा। तो हम आपको ये फ्लोरीन का नहीं होता है, आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि फ्लोरीन जो है वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा, देता भी नहीं है। फ्लोरीन का कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नोन ही नहीं है। फ्लोरीन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसका केवल और केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है, वो है -1। तो वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं करते हैं प्लस की, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन इस नंबर ये होता क्या है। जैसे अगर आप FD ब्लॉक में जाइए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात अगर कर ले थोड़ी सी, तब हम आएंगे वहाँ वेरिएशन की बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो उनके लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, लेकिन तब भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर ही होगा। जैसे ग्रुप 3 की बात कीजिए, हम यहाँ लिख ही देते हैं, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, 12 ग्रुप है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कॉमन +3 होगा, इसके लिए +4 होगा, इसके लिए +5 होगा, +6 होगा, +7, +8, +9। ये अलग बात है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट नोन नहीं है, लेकिन ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये जैसे +7 तक, 7th ग्रुप में तो ये नोन है, लेकिन इसके बाद ये सब नोन अभी तक नहीं है, ये सब नोन नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, रूल के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर ये होने चाहिए, लेकिन ये अलग बात है, नहीं होते हैं। जैसे हम जिंक की बात करते हैं, तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप लिखते हैं तो लिखेंगे आप आर्गन 4s2 और 3d10। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 12 हुआ तो 12 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। होता क्या है कि बॉन्डिंग में केवल यही इलेक्ट्रॉन भाग ले पाता है और ये भाग नहीं ले पाता है, इसलिए इसके लिए जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +2 होता है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख कर भी पता लगा सकते हैं, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यही एक नोनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आप अपने इंटेलिजेंसिया का इस्तेमाल करके डिसाइड कर सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा और कौन स्टेबल होगा। जैसे हम बात करते हैं आयरन की, तो आयरन का अगर कन्फिग्रेशन आप लिखते हैं तो लिखेंगे आप आर्गन 4s2 और 3d6। तो बॉन्डिंग में सबसे पहले भाग लेगा +2 आयरन 2, तो आयरन 2 अगर करते हैं तो 3d6, चलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है +3, तो ये 3d5 हो जाएगा।
एक और इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है +4, तो ये 3d4 हो जाएगा। इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए ये जो 3d5 कन्फिग्रेशन है ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन 3+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आयरन 2+ से। क्यों? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी रोल प्ले कर रही है। आयरन 3+ जो आयरन 2+ से ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की रिलेटिव स्टेबिलिटी भी इस तरफ इशारा करता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। और फैक्टर्स बहुत सारे, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने वाला केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी रोल प्ले करता है। जैसे हम आपको बता दें कि क्रोमियम की बात कीजिए, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखते हैं तो आर्गन 4s1 3d5, यही तो लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए +1, लेकिन वो +1 नोन नहीं है। +1 होता तो 3d5 होता, +1 नोन नहीं है। क्रोमियम का +2 होना चाहिए 3d4, ये भी बहुत स्टेबल नहीं है। 3d4 ये भी स्टेबल नहीं है। लेकिन क्रोमियम का +3 जो है 3d3, ये ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका कारण हम अभी ये नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी है, क्योंकि डी में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हुई नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे थे आपको कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और उन सारे फैक्टर्स पर खुल के चर्चा होगी जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया जाएगा। वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर एक स्पेशल टॉपिक होगा, वहाँ भी बात करेंगे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए। तो थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो आता जाएगा। और वहाँ ये जो D3 ज़्यादा स्टेबल हो जाता है उसका कारण है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है वो इसकी स्टेबिलिटी को, रिलेटिव स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो इसके लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। तो हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे डिसाइड करते हैं। अब रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात आएगी तो हर एक चैप्टर्स में, हर एक ग्रुप्स के लिए स्टेबिलिटी अलग अलग होती है। यहाँ पर जो मेरा एम था पढ़ाने का, वो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, एक घटना होती है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट घटना है, और वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, हम उस घटना की बात करना चाहते हैं, वही समझाना चाह रहे थे कि पी ब्लॉक में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा ही प्रभावी हो जाता है, डिसाइडिंग हो जाता है। तो हम इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट एक बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझ लें, फिर क्यों होता है ये भी समझ लेंगे, और उसका क्या इम्पैक्ट है स्टडी में। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम तो ये भी समझ लेंगे। इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे हम एक बात यहाँ लिख देते हैं, it is found in p blocks, in p block एलिमेंट्स। ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में पाए जाते हैं। ये p ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है। Due to this oxidation state less by 2 units than group oxidation state becomes more stable, when we move from
टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं। उन 6 के 6 ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको बताया हुआ है कि फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है ग्रुप नंबर -10। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। हमको ऐसी बात का एक्सप्लेनेशन देना है अभी। जैसे हम अगर कहते हैं कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स की बात करिए, ग्रुप 13 एलिमेंट्स में बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है एंड थैलियम है। ये एलिमेंट्स हैं। तो इनका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, तो बोरॉन का +3, सबका +3, एल्युमिनियम का +3, गैलियम का +3, इंडियम का +3 और थैलियम का भी +3। तो कहता है कि इसके अलावे जब आप गैलियम में आते हैं लोअर मेंबर्स में तो +1 मतलब 2 यूनिट कम ज़्यादा स्टेबल होने लगता है। और ये कहा जाता है कि थैलियम के लिए तो +1 ही केवल नोन है। थैलियम के लिए केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है। फॉर थैलियम ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नोन। मतलब थैलियम का केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही नोन है, +3 होता ही नहीं है। तो उसका कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब ये कि TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। ये बड़ा आसान सवाल हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि TlCl इज नोन बट TlCl3 इज नॉट नोन, तो तुरंत आप एक सेंटेंस में जवाब दीजिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में यहाँ देख लीजिए TlCl में ऑक्सीडेशन नंबर Tl का +1 और TlCl3 में +3, तो +3 स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है। ठीक वैसे ही सिमिलरली अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें, तो इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप 15 में है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ये मेंबर्स हैं ग्रुप 15 के। तो ग्रुप 15 का ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +5। सब लोग जानते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। +5 +5 +5 एंड +5। कहता है कि इसके अलावे जैसे ही आप फास्फोरस में आते हैं तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है। जैसे आप नीचे आएंगे +3 की स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगी। और बिस्मथ के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। बिस्मथ के लिए ये कहा जाता है कि Bi3 इज मोर स्टेबल देन Bi5। बिस्मथ 5 से ज़्यादा स्टेबल बिस्मथ 3 है। और ये कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं समझता हूं कि आपने इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ लिया। क्या है इनर्ट पेयर इफेक्ट? मैंने आपको समझाया कि जैसे ही आप
कि किसी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में किसी पी ब्लॉक के किसी ग्रुप में, पी ब्लॉक के किसी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल हो जाता है और इसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट जवाब होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट घटना है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एक खास बात होती है, केवल और केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही ये पाया जाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर कितने यूनिट से बदलता है? 2 यूनिट से। तो ठीक है, अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हुआ तो ठीक बात है, और हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। हम इनर्ट पेयर इफेक्ट का कारण जानना चाहते हैं कि क्यों होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो रीजन समझ लेना है हमें। रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसका रीजन क्या है? तो आप देखिए, इसमें शब्द है इनर्ट। इनर्ट का मतलब हुआ अनरिएक्टिव। अनरिएक्टिव मतलब जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, वह बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा। और दूसरा जो शब्द है वो है पेयर। तो पेयर का मतलब हुआ यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हो जाते हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से घट जाता है। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन अभी अधूरा है, इसको पूरा करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट का जो लिटरल मीनिंग हुआ ये हुआ कि चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनर्ट हो जाते हैं, अनरिएक्टिव हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल बॉन्डिंग, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट से घट जाता है। तो क्यों घट जाता है ये भी समझना होगा ना। तो देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये बात क्लियर होगा। जैसे हम बात करते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट्स की। ग्रुप 13 एलिमेंट्स में मेंबर्स हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। एटॉमिक नंबर बोरॉन का 5, एल्युमिनियम का 13, गैलियम का 31, इंडियम का 31 प्लस 18, तो 9, 4, 49। थैलियम का 32 जोड़ देना है इसमें, 1, 7, 1, 8, 81। ये एटॉमिक नंबर्स हुए। तो एटॉमिक नंबर्स जब हमको पता है तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना चाहें तो ये लिखेंगे हीलियम 2s2 2p1। इसका अगर लिखेंगे तो नियन 3s2 3p1। इसका लिखेंगे आर्गन 4s2 3d10 4p1। इसका अगर लिखते हैं तो क्रिप्टन, ठीक है, 5s2 4d10 और 5p1। लेकिन अगर इसका लिखते हैं तो इसका लिखेंगे ना जेनन 6s2 4f14
5d10 और 6p1, ये कन्फिग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर देखना ये है कि ये जो 6s में इलेक्ट्रॉन पहले भर चुका है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जा रहा है। हाँ, 4f में जा रहा है, ये आप समझते भी हैं। मैं एक बना देता हूँ यहाँ डायग्राम कि इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, ये 2p है, 3s है, 3p, 3d। इसको और भी क्लैरिफाई करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f। आप जानते हैं इसके बाद भी ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले इंटर कर रहा है 1s में, तब इंटर कर रहा है 2s में, तब इंटर कर रहा है 2p में, तब 3s में, 3s के बाद 3p में, तब 4s में। ऐसे इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, आप सभी लोग जानते भी हैं। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन 6s में भर गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन 4f में जाना शुरू हुआ है। इलेक्ट्रॉन पहले 6s में भरा, तब 4f में जाना शुरू हुआ। तो मैं बनाता हूँ, ये है न्यूक्लियस, ये है सपोज कीजिए पहला सेल, उसके बाद दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठवां सेल। तो पहले इलेक्ट्रॉन छठवां सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पांचवा, चौथा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इंटर करना शुरू किया है 4th में। तो आप जानते हैं कि जो ये 4f है सपोज कीजिए, तो जो 4f में इलेक्ट्रॉन आता है उनकी सील्डिंग बड़ी पुअर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल्स में जाने लगे तो उनकी सील्डिंग बड़ी पुअर होती है, आप जानते भी हैं। मैं ये पढ़ा चुका हूँ पहले, अगर आपने नहीं अभी तक समझा है तो आप दो तीन लेक्चर्स में ये है इसकी चर्चा की गई होगी, पुअर सील्डिंग की, और सील्डिंग कांस्टेंट भी निकाला गया होगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 11th के बना हुआ है, उसमें मैंने बनाया हुआ है प्लेलिस्ट, और उसमें क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें लास्ट में 1-2 सेकेंड या थर्ड लास्ट जो लेक्चर है उसमें इस पर खूब चर्चा हुई है, और पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको सील्डिंग कांस्टेंट को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, f इलेक्ट्रॉन्स कॉज वेरी पुअर सील्डिंग, उसकी सील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, पुअर सील्डिंग। तो जब सील्डिंग पुअर होगी तो न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट होगा, हेंस न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स। और वह न्यूक्लियर चार्ज जो है एंड मेक्स 2 electrons present in n+2 s2, मतलब यहाँ 6s2 मैं कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स इनर्ट, मतलब ये 6s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इनर्ट कर देता है, और जब उसको इनर्ट कर देगा तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाएगा, और जब वो बॉन्डिंग में भाग ही नहीं लेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूशन, मैंने शुरू में आपको कहा था कि ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन के कारण ही होता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, इनर्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर में वो भाग ही नहीं लेगा, और तब ऑक्सीडेशन नंबर कितने यूनिट घटेगा? 2 यूनिट। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि चूंकि यहाँ सील्डिंग जो है वो बहुत पुअर हो जाती है, और पुअर सील्डिंग के कारण न्यूक्लियस जो होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। न्यूक्लियस की डोमिनेंसी के कारण अब होगा क्या
कि वो इलेक्ट्रॉन्स निकल नहीं पाएगा, वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड रहेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो गया, और इनर्ट हो गया तो वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, ऑक्सीडेशन नंबर में वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं हेंस these two electrons do not participate in the bonding, वह बॉन्डिंग में भाग नहीं लेता है, and so oxidation number decreases by 2 units, 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है। और यही कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट का। इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाता है कब? जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इनर्ट पेयर इफेक्ट के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। खास करके यहाँ एफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल्स में या एफ सबसेल में जा रहा है तो उसकी शिल्डिंग बड़ी पुअर होगी, और शिल्डिंग पुअर होगी तो निश्चित रूप से वो न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर चार्ज वो डोमिनेट करेगा। तो न्यूक्लियस जब उस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली पकड़ के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, उसको पोलराइज नहीं होने देगा, उसको बॉन्डिंग में भाग नहीं लेने देगा, तो निश्चित रूप से वो ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, और ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट नहीं करने से ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट घट जाता है। तो हमने ये कहा आपको कि ये ऑक्सीडेशन नंबर घटने का कारण है पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स जब लोअर मेंबर्स में आते हैं तो। और दूसरी बात जो याद रखनी है कि ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो केवल पाया जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ये डी और एस ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता है। एस ब्लॉक में तो केवल जो ग्रुप नंबर वही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, डी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, एफ ब्लॉक में भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन पी ब्लॉक की जो बात करते हैं वहाँ एक यूनिक प्रॉपर्टीज है। और यूनिक प्रॉपर्टीज किसके कारण, ये भी आपको बताया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैंने आपको ये समझाया है कि बहुत पी ब्लॉक में जो 6 के 6 ग्रुप्स हैं उन सारे के सारे ग्रुप्स में आपको बड़ी मदद मिलेगी इनर्ट पेयर इफेक्ट से। तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बॉन्डिंग की बात करेंगे, जहाँ सेकेंड पीरियड एनोमली पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे नए व्यूअर हैं तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।